उसके बाद सुनीता आगे बोली, पर एक दिन मुझे मेरे पति से पता चला कि उस लड़के ने अंतरा पर नजर रखी हुई है। अंतरा जहाँ भी आती जाती, जिससे भी मिलती जुलती बातें करती, वो सब उस लड़के को पता चल जाता है, क्योंकि उसने कदम कदम पर अंतरा के आगे पीछे गार्ड्स और अपने जासूस लगा रखे थे। तभी तो मेरा प्लान कई बार फेल हुआ, और जब मेरे आखिरी और सबसे बड़े प्लान को अंजाम देने की बारी आई, तब तक अंतरा 19 साल की हो चुकी थी। इस बीच वो उस लड़के को भूल चुकी थी, और वो लड़का बस उस पर नजर रखवाता, उससे फिर वो मिलने नहीं आया। वो आगे फिर गुस्से में बोली, और जब वो 19 साल की हुई और मैंने उसे बेचने का पूरी तरह से प्लान कर लिया था, उसी समय वो लड़का विदेश से वापस आ गया और वो सीधे यहाँ मेरे पति से मिलने आया और उस अंतरा को अपने साथ ले जाने की बात की, जिसे सुनकर उन्हें अंतरा के लिए डर भी लग रहा था, ऐसे किसी के साथ भेजने के लिए। पर फिर उसी के दूसरे दिन मेरे पति के पास एक फोन आया। वो फोन ओबरॉय खानदान की बड़ी मालकिन का था, और उन्होंने मेरे पति को बताया कि अंतरा ने उनकी जान बचाई और वो चाहती हैं कि अंतरा को वो अच्छी परवरिश दें, और इसलिए फिर मेरे पति भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो इस अनाथालय की सबसे बड़ी ट्रस्टी थी और वो लोग काफी अच्छे भी थे, जिस वजह से मेरे पति ने भी इस बात पर हामी भर दी। और दूसरे दिन ओबरॉय परिवार आया और अंतरा को लेकर यहाँ से चला गया और मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। ये बोलकर वो गुस्से से सांस लेने लगी। वहीं रेयान एकदम से हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। पर तभी उसे उस औरत की आखिरी बेचने की बात समझ आई, जिसे सुनकर रेयान गुस्से में उससे बोला, तुम उसे बेचना चाहती थी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी किट्टू को बेचने के बारे में सोचने की? सुनीता को लगा था कि अंतरा के बारे में जो इंसान पूछ रहा था वो पक्का उसका दुश्मन ही होगा, क्योंकि दोस्त होता तो अंतरा उसे खुद सब बता देती। पर अभी उसकी बात सुनकर सुनीता घबराते हुए बोली, वो मेरी गलती थी, पर तब से मैंने उसके बारे में कोई गलत बातें नहीं सोची। वो वहाँ उनके साथ खुश और यहाँ मैं खुश, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रेयान गुस्से में बोला, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले जो मुझे आज इतनी बड़ी सच्चाई पता चली है उसे मैं देखूं। ये बोलते हुए वो कुछ सोच में पड़ गया और उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो मन ही मन खुश होते हुए बोला, फाइनली तुम मुझे मिल गई किट्टू, मुझे पता था तुम वही हो। पर कोई बात नहीं, भले उस दानिश ओबरॉय ने तुम्हारा बचपन से अब तक ख्याल रखा, तुम्हें प्रोटेक्ट किया, पर वो सही इंसान नहीं है, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर विनिंग स्माइल थी और उसने फिर तुरंत वहां से बाहर निकलते हुए किसी को कॉल किया। उधर से किसी ने कॉल पिक किया, वहीं उसके असिस्टेंट ने सुनीता को वो पैसों वाला बैग दिया और रेयान के साथ ही बाहर निकल गया। तो रेयान खुशी से बोला, अथल तुम्हारी बहन मिल गई, हमारी किट्टू हमें मिल गई, मैंने सब उसके बारे में पता लगवा लिया है, अब बस तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। उसकी बात सुनकर अथर्व भारद्वाज जो किसी क्लाइंट के साथ था, वो जैसे एकदम शॉक ही हो गया था। वो अचानक से खुशी में बोला, तू सच कह रहा है ना? देख अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुझे बहुत पीटूंगा। उसकी बात पर रेयान हंसते हुए बोला, मुझे भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, पर ये सच है, और अब जल्दी से आजा, मैं ध्रुवी को कॉल करके बताता हूँ। ये बोलकर रेयान कॉल करके ध्रुवी को कॉल करते हुए अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अल्फा ग्रुप। इस वक्त दानिश अपनी मीटिंग रूम में था, तभी उसके पास उसके एक आदमी का कॉल आया। दानिश का चेहरा एकदम कठोर हो गया और उधर से वो आदमी बोला, बॉस रेयान रोवर अनाथालय गया हुआ था और उसे सब कुछ पता चल गया। दानिश उसकी बात सुनकर सर लहजे में बोला, अंतरा के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दो। ये बोलकर दानिश ने कॉल कट कर दिया और मीटिंग ओवर अनाउंस करके अपनी चेयर पर आंखें बंद करके शैतानी स्माइल करने लगा। दूसरी तरफ कॉलेज में अंतरा की क्लास चल रही थी और वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी, पर आज उसका मन कुछ अजीब सा हो रहा था। ऐसा पहली बार उसके साथ हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। पर फिर वो अपने सारे ख्यालों से बाहर आकर अपने लेक्चर पर ध्यान देने लगी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज में ध्रुव के केबिन में ही ध्रुवी का केबिन बनाया गया था, जिसमें दोनों साथ में ही उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय ने केबिन का गेट नॉक किया तो ध्रुव कैजुअली बोला, कम इन। ध्रुवी उस समय अपने प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही थी, पर किसी लड़की की हील की आवाज सुनकर उसका ध्यान भी उस पर चला गया, जो ध्रुव से बोल रही थी, सर ये डेटा शीट है, इसे आपने रीचेक करने के लिए मंगवाया था। ये बोलते हुए वो लड़की थोड़ा ध्रुव के करीब आने की कोशिश करने लगी। उधर ध्रुव उस समय लैपटॉप में देख रहा था, जिस वजह से उसने ध्यान नहीं दिया। वहीं ध्रुवी सब नोटिस कर रही थी और अब तक उसने जो फाइल अपने हाथ में पकड़ रखी थी उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी और वो अपने आप ही गुस्से से उस लड़की को घूरने लगी। वहीं ध्रुव उस लड़की को बिना देखे बोला, इसे टेबल पर रख दो। वो लड़की ध्रुव को देखते हुए फिर वो फाइल को वहीं टेबल पर रखकर एक नजर ध्रुवी को देखने लगी, तो वो थोड़ा डर गई क्योंकि ध्रुवी उसे गुस्से में देख रही थी। वो लड़की फिर वहां से तुरंत बाहर निकल गई। तभी ध्रुव फिर ध्रुवी से कुछ बोला, जिसे सुनकर ध्रुवी तुरंत अपने आप को नॉर्मल करते हुए उसकी तरफ देखने लगी। तो ध्रुव बोला, चलो अब हम लंच कर लेते हैं, काफी समय हो गया। उसकी बात सुनकर ध्रुवी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है और फिर जब वो सोफे के पास जाने वाली थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन पर रेयान नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर ध्रुवी फिर ध्रुव से बोली, एक्सक्यूज मी, वो मैं एक कॉल अटेंड करके आती हूँ। वहीं ध्रुव की नजर उसके फोन पर चली गई थी और उसने रेयान नाम देख लिया था, जिस वजह से उसके अंदर बेचैनी आ गई थी और वो मन ही मन चिढ़ते हुए बोला, ये तो सिंगल थी ना, फिर अब ये रेयान कहाँ से आ गया? कि जो कोई भी है अगर मेरे और ध्रुवी के बीच में आया तो इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सोचकर फिर ध्रुव ने हाँ में सर हिलाया तो ध्रुवी ने जल्दी से साइड में जाकर कॉल पिक की और बोली, क्या बात है, इतने दिनों बाद अपने दोस्त को कैसे याद कर लिया? उसकी बात सुनकर रेयान उससे बोला, झूठ मत बोलो, अभी 2 दिन पहले ही हम चैट पर थे। उसकी बात सुनकर ध्रुवी हंसने लगी और फिर तभी रेयान ने कहा, वैसे पता है मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया अभी? उसकी बात पर ध्रुवी बोली, अब बताओगी तभी पता चलेगा ना, बोलो जल्दी अब। रेयान उसकी बात पर फिर बोला, तुम्हारी बहन मिल गई है। ये बोलकर वो चुप हो गया तो वहीं ध्रुवी कुछ पल के लिए खामोश हो गई और उसकी बात को हैरानी में रिपीट करते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मेरी बहन यानी मेरी किट्टू मिल गई? उसकी बातों को सुनकर रेयान ने कहा, हाँ वो मिल गई और अथर्व दिल्ली आ रहा है, अब किट्टू बहुत जल्द हमारे साथ होगी, तुम अपना काम खत्म करके विला जाना। ध्रुवी उसकी बात सुनकर खुशी में बोली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन मुझे मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अभी सब काम खत्म करके आती हूँ, मुझे जल्द से जल्द से मिलना है। रेयान ने हाँ कहा तो ध्रुवी जल्दी से कॉल कट करके पीछे मुड़ी तो वहीं ध्रुव खड़ा था। ध्रुवी जल्दी से उसको हक करते हुए खुशी में बोली, आपको पता है ध्रुव, मेरी बहन मिल गई जिसे हमने खो दिया था सालों पहले, वो हमें वापस मिल गई, मैं आज बहुत खुश हूँ। ध्रुव ने उसकी बातों को समझते हुए उसे हक कर लिया। अभी वो ध्रुवी के लिए काफी खुश था। ध्रुवी फिर उससे अलग होकर बोली, क्या मैं आज हाफ ईयर ले सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरे भाई आ रहे हैं और मुझे उनके साथ अपनी बहन से भी मिलने जाना है। उसकी बात पर ध्रुव स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाता है और फिर बोला, ठीक है तुम ले सकते हो, पर अपनी बहन से मुझे भी मिलवाना, ओके? ध्रुवी हंसते हुए हाँ बोली और फिर ध्रुव को बाय बोलकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अंतरा की सारी क्लास अब खत्म हो चुकी थी और वो अब श्रेया के साथ बाहर निकल रही थी। तभी श्रेया ने उससे कहा, मैं तुम्हें आज रात तक दानिश सर की बचपन की पिक्स सेंड कर दूंगी, ओके?
अंतरा ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर श्रेया अपनी कार से और अंतरा अपनी कार से घर के लिए निकल गई। कुछ ही देर में अंतरा की कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और अंतरा उसमें से निकलकर सीधे अंदर गई। लिविंग एरिया में बिपाशा और देविका जी सोफे पर बैठे कुछ बातें कर रही थी। अंतरा अपना बैग वहीं सोफे पर रखकर उनके पास गई और उनसे कुछ देर तक बातें करने लगी, जिसके बाद फिर बिपाशा जी उसके लिए खाना लगवाने चली गई और कुछ देर बाद अंतरा खाना खाकर अपने रूम में आई। इसी तरह रात हो गई। अंतरा रात के समय डिनर करके सभी के साथ गार्डन में टहलते हुए बातें कर रही थी। तभी गेट पर एक कार आकर रुकी। ऋतिक उसमें से दानिश का बैग और कोट लेकर बाहर निकला और दूसरी साइड से दानिश बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था इस वक्त। वो अंदर की ओर आया और गार्डन में उसकी नजर एक इंसान पर टिक गई। अंतरा उस समय परितोष जी से कुछ मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। दानिश अपनी मुट्ठियां कसते हुए बिपाशा जी से बोला, मॉम मेरे लिए कॉफी भिजवाइए। उसकी आवाज भारी थी, जिसे सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। अंतरा भी उसे देखने लगी। अंतरा को महसूस हुआ कि दानिश उसे ही घूर रहा था। तभी दानिश अंतरा की ओर देखते हुए बोला, और हाँ, मुझे तुमसे तुम्हारी स्टडी को लेकर बात करना है, तो मेरे पीछे आओ। ये उसका एक ऑर्डर था, जिसे सुनकर अंतरा उसे घूरने लगी और दानिश उसे इग्नोर करके अंदर चला गया। बिपाशा जी फिर अंतरा के साथ अंदर आई। अंतरा मन ही मन दानिश को कोसते हुए बोली, इस इंसान से मेरी खुशी देखी नहीं जाती। कितनी अच्छी और कॉमेडी बातें दादाजी बता रहे थे, पर अब मुझे उस शैतान के पास जाना पड़ रहा है। ये बोलकर वो अपने पैर पटकते हुए किचन में जाने लगी, जिसे देखकर बिपाशा जी बोली, बेटा तुम किचन में क्यों आई हो? इस पर अंतरा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वैसे भी मुझे स्टडी के लिए दानिश के पास जाना है, तो कॉफी भी मैं ही लेकर चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। ये सुनकर बिपाशा जी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने सर हिलाया। फिर बिपाशा जी कॉफी बनाते हुए अंतरा से बोली, दानिश ऐसा ही है बेटा, वो सबसे ऐसे ही बात करता है, तुम उसे बुरा मत समझना, क्योंकि उसकी जिंदगी बाकियों की जिंदगी से बहुत अलग है। अंतरा उनकी बात पर मुंह फुलाकर बोली, नहीं मैं उन्हें गलत नहीं समझती, पर सच कहूं आपका बेटा बहुत ज्यादा अकड़ू और खड़ूस है। बिपाशा जी ये सुनकर हंसते हुए बोली, हाँ ये तो है, पता नहीं वो किस पर चला गया, उसकी तरह कोई हमारे खानदान में नहीं है, वही सबसे अलग निकल गया। उनकी बात सुनकर अंतरा ने बस सर हिलाया और फिर कॉफी बन गई और जिसे अंतरा को देते हुए वो बोली, ये लो और देकर आओ, फिर हम बातें करते हैं। उनकी बात पर अंतरा ने हाँ में सिर हिलाया और कॉफी लेकर थर्ड फ्लोर की ओर चली गई। कुछ देर बाद अंतरा कॉफी लेकर दानिश के रूम के बाहर गेट पर खड़ी हो गई। वो अभी गेट नॉक करने ही वाली थी कि उधर से दानिश की भारी आवाज आई, अंदर आओ सिली गर्ल। तो क्या अथर्व और ध्रुवी ले जाएंगे अंतरा को अपने साथ? रेयान कैसे करेगा दानिश को अंतरा से दूर? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा ये सुनकर अपने धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ी। उसको अब आदत हो गई थी सिली गर्ल सुनने की, जिस वजह से वो फिर अंदर गई तो उस समय दानिश फ्रेंच ग्लास डोर के आगे खड़ा फीलिंगलेस होकर सिगरेट की कशी भर रहा था। अंतरा दानिश को देखकर मुंह फुलाते हुए धीरे से बोली, अगर इन्हें स्मोक ही करना था तो कॉफी क्यों मंगवाई? दानिश बिना उसे देखे बोला, कुछ कहा तुमने? उसकी बात सुनकर अंतरा हड़बड़ा गई और फिर जल्दी से बोली, वो ये कॉफी मैं यहीं रख देती हूँ, और स्टडी में कौन सा काम था आपको मुझसे जल्दी बताइए। उसकी बात सुनकर दानिश अपनी सिगरेट वहीं एक ट्रे में मसलते हुए अंतरा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और उसे एक टक देखकर बोला, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें मुझसे दूर जाने की? आखिर तुम नीचे जैसे बात कर रही थी सबसे हंसते हुए, वैसे मुझसे भी बात करो। अंतरा उसकी बात को सुनकर उसे अजीब तरह से घूरते हुए बोली, आप हमेशा सीरियस रहते हो, आपको बात करने के नाम पर बस या तो धमकी देना आता है या फिर मुझे सुनाना आता है, बाकी और कुछ नहीं आता आपको, तो आप ही बताइए मैं कैसे आपसे हंसकर बातें करूं? अंतरा ने मुंह फुला लिया। वहीं दानिश ने उसकी बात सुनकर उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिया और खुद से सटाते हुए उसके बालों का बन खोलकर उसमें हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें बहुत शिकायत है ना मुझसे? अंतरा उसकी चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखते हुए धीरे से अपनी नजरें झुकाकर बोली, क्योंकि आप बहुत बुरे हो। इस वक्त दानिश के करीब होने से अंतरा का चेहरा लाल हो गया था। वहीं उसकी बात सुनकर दानिश उसे कुछ पल ऐसे ही देखते हुए फिर बेहद सीरियस आवाज में बोला, मुझसे शादी कर लो सिली गर्ल। ये बोलकर उसने अंतरा के नर्म होठों को अपने होठों से टच किया। वहीं अंतरा एकदम शॉक्ड होकर दानिश को देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे और दानिश को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने मजाक किया हो। वो काफी सीरियस होकर अभी भी उसे देख रहा था, जिस पर अंतरा ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, शादी? दानिश अपनी सर्द आवाज में बोला, शादी, आई वांट टू मैरी यू सिली गर्ल। ये कहते हुए उसकी पकड़ अंतरा की कमर पर कस गई। ग्लास डोर से चांद की रोशनी सीधे दानिश और अंतरा के ऊपर पड़ रही थी। अंतरा जो इस समय दानिश की बाहों में थी वो एक टक हैरान परेशान होकर दानिश को देख रही थी, तो वहीं दानिश अपने ठंडे भाव से अंतरा की चुप्पी को देख रहा था, जिसके साथ ही उसका पेशेंस अब खत्म हो चुका था और वो अंतरा के चेहरे को कसकर अपने हाथों में भरते हुए अपने दांत पीसकर बोला, आई सेड मैरी मी सिली गर्ल। उसके ऐसे चेहरे को पकड़ने से अंतरा का चेहरा दर्द से लाल हो गया और वो दानिश से खुद को छुड़ाते हुए धीरे से बोली, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। दानिश उसको और मजबूत तरीके से पकड़ते हुए ठंडी आवाज में बोला, आई वांट माय आंसर, मैरी मी। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या कहे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब उसे ऐसे शादी के लिए फोर्स किया जाएगा। अंतरा की आंखें अब नम हो गई थी। उसने दानिश से छूटने के लिए फिर स्ट्रगल करना बंद कर दिया और धीरे से उससे बोली, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आप तो मुझे अभी ज्यादा जानते भी नहीं, और तो और आप मुझसे प्यार भी नहीं करते। ये बोलते हुए उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। वहीं दानिश उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनते हुए उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, पहली बात तुम मेरी हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करके हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं तुम्हें इस हद तक जानता हूँ जितना कि तुम खुद को नहीं जानती। ये बोलकर दानिश ने फिर अंतरा को अपने और करीब कर लिया। अंतरा ये सुनकर हैरानी से दानिश को देखने लगी, तो दानिश उसके चेहरे पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए सर्द आवाज में बोला, और रही बात प्यार की, तो वो जरूरी नहीं कि शादी से पहले हो, तभी हम शादी कर सकते हैं। बिना प्यार के भी मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम मेरे साथ खुश रहोगी, जो एक शादी के रिश्ते में काफी होता है। अंतरा उसकी सारी बातें सुनकर उसे बिना पलक झपकाए देखती रह गई, तो दानिश आगे बोला, तो अब तुम्हारा जवाब हाँ में ही आना चाहिए मुझे, क्योंकि ना सुनना पसंद नहीं। गॉट इट? ये बोलकर दानिश ने उसकी आंसुओं को साफ किया। वहीं अंतरा दानिश की ऐसी धमकी भरी बात सुनकर उससे सिसकते हुए बोली, आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ, क्योंकि मैं ना आपको पसंद करती हूँ और ना ही आपसे प्यार करती हूँ, तो आप ऐसे मुझसे जबरदस्ती हाँ नहीं बुलवा सकते। उसकी बात सुनकर दानिश का लहजा कठोर हो गया और वो अपनी कठोर आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे पसंद करने या प्यार करने की, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस इतना काफी है शादी होने के लिए। और जहाँ बात रही जबरदस्ती की, तो अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो मुझे वो भी करना पड़े तो मैं करूंगा। ये कहकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ आगे बोला, तुम प्यार से मानोगी तो ठीक है, वरना मैं वो सब करूंगा जिससे कि तुम खुद मुझसे शादी के लिए हाँ बोलोगी। समझ आया सिली गर्ल? इसलिए अभी कह रहा हूँ मान जाओ, वरना बाद में तुम्हें रोते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अंतरा फटी आंखों से दानिश को एक टक देख रही थी। उसे दानिश से अभी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, बल्कि दानिश उसे अभी शैतान लग रहा था, जो उसे ऐसे धमकी दे रहा था जैसे वो उसका मालिक था। अंतरा की आंखें वापस से नम हो गई और उसने उससे कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं दादी को बता दूंगी। उसकी बात सुनकर दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओह रियली? तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं, तुम मेरे खिलाफ जाओगी? अंतरा सिसकते हुए हाँ में सिर हिलाती है, तो दानिश उसे फिर छोड़ते हुए बोला, गो,
उसकी बात सुनकर अंतरा उसे अजीब तरह से देखने लगी तो दानिश फिर जोर से चिल्लाकर बोला, आई सेड गो। अंतरा सहम गई दानिश के चिल्लाने पर और वो तुरंत रूम से रोते हुए बाहर निकल आई। वो सीधे अपने रूम में चली गई और अपने रूम का दरवाजा बंद करके अपने बेड पर लेट गई और अपने मुंह को तकिए पर रखकर तेज तेज सिसकने लगी और सिसकते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। मैंने कभी आपसे शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैं तो यहाँ सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए आई थी, पर अब ये सब हो रहा है मेरे साथ। ये कहकर वो और भी ज्यादा सिसकने लगी तो वहीं दानिश अंतरा के बाहर जाते ही खुद भी रूम से बाहर निकल गया और सीधे पैलेस से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया और उसकी कार वहां से चली गई। वहीं उसे ऐसे बाहर जाते देखकर गार्डन में बैठे सभी लोग ना समझी में एक दूसरे को देखने लगे तो बिपाशा जी एक बार ऊपर अंतरा के रूम की तरफ देखती हैं जहां की लाइट्स बंद थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया पर फिर तभी ध्रुव ने सभी से कहा, शायद वो ऑफिस गया होगा, आप सब परेशान मत होइए और चलिए सभी अंदर चलते हैं, रात काफी हो गई है। उसकी बात पर फिर सभी कुछ नहीं कहते हैं और अंदर अपने अपने रूम में चले गए। अगली सुबह अंतरा का रूम। अंतरा अलार्म की आवाज सुनकर कसमसाते हुए उठी और बेड पर बैठ गई। कुछ पल ऐसे ही शांत होकर वो बैठी रही। उसकी आंखें लाल थी अभी तक क्योंकि कल रात को वो काफी देर तक रोई थी। उसे वापस से कल की दानिश की सारी बातें याद आने लगी जिससे उसका मुंह वापस उतर गया और वो जैसे ही बेड से उठने को हुई उसके फोन पर नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। अंतरा ने अपना फोन साइड टेबल से उठाया और नॉर्मली चेक करने लगी तो उस पर श्रेया ने कुछ पिक्स भेज रखी थी। अंतरा का दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा और वो वापस से बेड पर बैठकर उस मैसेज को एक एक करके ओपन करने लगी। कुछ पिक्स ब्लर थी जिस वजह से अंतरा को कुछ समझ नहीं आया पर उसे किसी भी तरह दानिश की फोटो देखनी थी जिस वजह से वो उसे बार-बार जूम करके देख रही थी। तभी एक और नोटिफिकेशन श्रेया का आया और अंतरा जल्दी से उसे देखने लगी और जब वो पिक खुली तब वो उसमें एक 12 साल के लड़के जिसने विदेशी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी उसकी ग्रुप फोटो थी। अंतरा अपने आप ही उस फोटो को क्लोज करके देखने लगी जो किसी और की नहीं दानिश की थी। अंतरा उस फोटो को देखकर कुछ याद करने लगी और उसे बचपन की कई सारी बातें याद आने लगी। वो फिर जल्दी और सारी फोटोज को देखने लगी। वो जैसे जैसे सब देख रही थी उसके चेहरे पर एक चमक और एक स्माइल आती जा रही थी। उसने सारी फोटोज को जब देख लिया तब वो एक गहरी सांस लेकर बेड के ऊपर खड़ी हो गई और खुशी से उस बेड पर उछलते हुए और पिलो को ऊपर हवा में फेंकते हुए बोली, यानी बचपन वाले अकड़ू लड़के दानिश है। अंतरा ने बचपन में कभी दानिश से उसका नाम नहीं पूछा था, वो उसे अकड़ू ही बुलाती थी। अंतरा काफी ज्यादा खुश थी और खुशी से बोली, मैंने ढूंढ लिया उन्हें आखिरकार। वो भी खुशी थी कि बिपाशा जी उसके गेट पर नॉक करते हुए बोली, अंतरा बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अभी तक उठी नहीं? उनकी आवाज सुनकर अंतरा तुरंत बेड से नीचे आ गई और जल्दी अपने बेड को ठीक करते हुए बोली, हाँ मां मैं ठीक हूँ और बस 5 मिनट में नीचे आती हूँ, आप जाओ। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी फिर हाँ में सर हिलाते हुए वहां से चली गई और वहीं अंतरा वापस से खुश हो गई और अपनी पुरानी बातें याद करके बड़ी सी स्माइल करते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई और एक नजर थर्ड फ्लोर की ओर देखा और फिर खुद से ही बोली, ये अकड़ू पहले से बहुत बदल गए हैं पर अब मैं इन्हें बताऊंगी। बहुत परेशान कर लिया उन्होंने मुझे, अब मैं इन्हें परेशान करूंगी। पर क्या अभी तक ये उठे नहीं? अंतरा यही सब सोचते हुए फिर नीचे मंदिर में गई और कुछ देर बाद वो डाइनिंग एरिया में सभी के साथ चली गई। आज संडे था जिस वजह से अंतरा का कॉलेज नहीं था। अंतरा काफी ग्लो कर रही थी। अंतरा सभी के साथ ब्रेकफास्ट करके गार्डन की ओर बढ़ गई और फिर वहां कुछ देर दादा दादी के साथ गार्डनिंग की। पर अंतरा का मन बार-बार दानिश को देखने का कर रहा था पर दानिश घर पर था ही नहीं। वहीं बिपाशा जी ने ध्रुव से पूछा जो लैपटॉप में काम कर रहा था, ध्रुव दानिश नहीं आया अभी तक, तुम फोन करो उसके पास, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। उनकी बात सुनकर ध्रुव बोला, वो मॉम दानिश अगले 1 हफ्ते तक घर नहीं आएगा क्योंकि वो काम के सिलसिले में बाहर गया है। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी को फिर राहत मिली और वो अपने किसी दूसरे काम में लग गई। वहीं ध्रुव वापस से अपने काम को करने लगा। उधर अंतरा ने ध्रुव और बिपाशा जी दोनों की बातें सुन ली थी। उसका चेहरा थोड़ा डल पड़ गया क्योंकि उसे जब से ये बात पता चली थी तब से वो दानिश से मिलना चाहती थी। पर अंतरा को कल रात दानिश के रूम की सारी बातें याद आने लगी जिससे कि उसका मुंह बन गया और उसने मन ही मन कहा, कहीं जो मैंने शादी के लिए हाँ नहीं बोला इसलिए सुसाइड करने तो नहीं चले गए? तो आगे क्या होगा, आखिर कहाँ चला गया दानिश? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंतरा खुद को कोसते हुए बोली, नहीं मैं क्या ये बकवास सोच रही हूँ? उन जैसा इंसान तो किसी का खून कर दे ना कि खुद सुसाइड करे। अंतरा अपने में ही उलझी हुई थी कि नौकर ने सभी को लंच के लिए बुलाया। अब तक दोपहर हो चुकी थी। अंतरा फिर अपने आप को शांत करते हुए सभी के साथ अंदर चली गई। अंतरा को ओबरॉय खानदान में आना अभी तक सिर्फ महज इत्तेफाक लग रहा था और उसी घर में उसके बचपन का दोस्त मिल जाना भी उसे इत्तेफाक लग रहा था। उधर सभी कुछ देर बाद लंच करके हॉल में बैठ गए। अंतरा भी उनके साथ बैठी थी कि तभी घर की डोरबेल बजी तो अंतरा ने सभी से कहा, मैं देखती हूँ। सभी ने हाँ में सर हिलाया और अंतरा डोर के पास गई और डोर को जैसे ही ओपन किया सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और वो उस इंसान को घूरते हुए बोली, तुम लकड़ बग्घे यहाँ क्या कर रहे हो? सामने खड़ा रेयान उसकी बातों से आज चिढ़ने के बजाय स्माइल करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक सुकून के साथ देख रहा था। वहीं अंतरा उसे ऐसे घूरते देखकर चिढ़ते हुए बोली, तुम इतने घटिया इंसान हो कि मुझे तुम्हारा सर फोड़ने का मन करता है, निकल जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर रेयान स्माइल करते हुए बोला, इतनी इज्जत से बात मत करो, मुझे शर्म आ जाएगी। अंतरा अपना मुंह खोले उसकी बात सुनती रह गई और फिर उसने गुस्से से कहा, ओ बहरे जाओ जाकर डूब मरो, समझे? और आइंदा से अपना रास्ता मत भटकना। ये भूले भटकों का शिविर नहीं है जो मुंह उठाए चले आए। ये कहकर वो दरवाजा वापस से बंद करने लगी तो किसी ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, किट्टू। अंतरा जो दरवाजा बंद कर रही थी ये नाम सुनकर अचानक से उसके हाथ रुक गए और वो अपने सामने खड़े अब उस इंसान को देखने लगी जिसने उसे किट्टू कहा था। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो उससे काफी बड़ा था और उसी के बगल में एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी जो स्माइल करते हुए उसे देख रही थी। अंतरा ध्यान से उन दोनों को देख रही थी। उसे कुछ बेचैनी से हो रही थी। तभी ध्रुव उसके पास आते हुए बोला, क्या है अंतु, कौन लोग हैं? उसने ये कहा और गेट पर खड़े इंसान को देखने लगा जिसमें से वो 2 लोगों को पहचानता था जिस वजह से उसने कहा, मिस्टर अथर्व और ध्रुवी तुम यहाँ आओ ना अंदर। मिस्टर अथर्व आप भी आइए ना। अथर्व अंतरा को देख रहा था और फिर उसने अंतरा से कहा, किट्टू पहचाना मुझे? अंतरा जो अभी भी ऐसे ही शांत खड़ी थी वो धीरे धीरे अथर्व के चेहरे के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगी तो उसे बचपन का कुछ याद आने लगा जिसमें एक लड़का उसे झूले पर बैठाकर झुला रहा था और उसे कह रहा था, किट्टू मजा आ रहा है ना? तो वो छोटी सी लड़की हंसकर कहती है, हाँ भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर तभी एक लड़की और आकर उसके पास झूले पर बैठ जाती जिसे देखकर वो छोटी सी लड़की खुशी से कहती है, ध्रुवी दीदी आप भी मेरे साथ झूलो। तो वो लड़की जो ध्रुवी थी वो हंसते हुए उसके साथ झूलने लगती। वहीं किट्टू जो कोई और नहीं अंतरा ही थी। उसे वो सब पल धीरे धीरे याद आ रहे थे और अचानक से उसका सर भारी होने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वहीं अथर्व ने उसे तुरंत अपने गले लगा लिया। एक कतरा आंसू उसके भी चेहरे पर आ गया। वहीं ध्रुवी भी नम आंखों से उन्हें देख रही थी। अथर्व अंतरा के सर को सहलाते हुए बोला, किट्टू मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे मिल गए किट्टू, मैं बहुत खुश हूँ आज। वहीं अंतरा को भी अब सब कुछ याद आ चुका था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर अंतरा की पुरानी जिंदगी से कोई भी इंसान या बातें उसके सामने आई तो उसे आसानी से सब याद आ जाएगा और वही अंतरा के साथ हुआ। हालांकि उसे सब कुछ एकदम से याद नहीं आया था पर अथर्व और ध्रुवी को देखकर धीरे धीरे उसे कई सारी बातें याद आ गई और वो भी सिसकते हुए बोली, हाँ भाई मुझे याद आ गया सब।
उसके बाद वो उससे अलग होकर ध्रुवी की तरफ देखती है और ध्रुवी ने भी उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। इस वक्त अंतरा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसके भाई बहन मिल चुके थे। वो आज बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ सारा ओबरॉय परिवार हैरानी से ये सब देख रहा था। तभी बिपाशा जी आगे बढ़ते हुए अथर्व और ध्रुवी से हैरानी में बोली, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मतलब हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनकी आवाज सुनकर अंतरा उनकी तरफ देखने लगी और बाकी सब भी उन्हें देखने लगे। और फिर तभी ध्रुव कुछ सोचते हुए ध्रुवी से बोला, तो इसका मतलब तुम जिस बहन की बात कर रही थी वो अंतु थी, जो बचपन में तुम सबसे अलग हो गई थी? ध्रुवी उसकी बात सुनकर खुशी में बोली, हाँ ध्रुव, हमारी किट्टू यही है और हमें ये बात कुछ टाइम पहले ही पता चली कि वो बहुत समय से आपके ही घर में आप लोगों के साथ रह रही है। ध्रुव उसकी बात पर बस कभी उसे देखता तो कभी अंतरा को। अंतरा बहुत ज्यादा खुश थी। तभी देविका जी ने अथर्व और बाकी सभी से कहा, अंदर आइए, आप लोग बैठकर बात करते हैं। उनकी बात पर अथर्व ने मना नहीं किया और ध्रुवी के साथ अंदर आया। वहीं रेयान ध्रुवी को टोकते हुए उसके कान में बोला, हम यहाँ बैठने नहीं आए थे, हम तो अंतरा को लेकर तुरंत यहाँ से जाने वाले थे ना। उसके ये कहने पर ध्रुवी ने उससे धीरे से कहा, देखो रेयान, भाई जो कह रहे हैं वो सोच समझ कर ही कह रहे होंगे और हम ये झुठला नहीं सकते कि ओबरॉय परिवार ने इतने समय तक हमारी किट्टू का कितने अच्छे से ख्याल रखा है, तो हम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये बोलकर वो फिर अंतरा का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। वहीं रेयान कसमसाते हुए फिर उसके पीछे जाने लगा। अथर्व सोफे पर बैठकर शालीनता के साथ सबकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे आप सब लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बहन का इतने अच्छे से ख्याल रखा। और अब जैसा कि मुझे मेरी बहन मिल गई है तो मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो चुप हो गया और सभी की ओर देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर सारा ओबरॉय परिवार परेशान हो उठा और वो सब अंतरा की तरफ देखने लगे। अंतरा भी थोड़ी परेशान दिखने लगी ऐसे अचानक से छोड़ के जाने के नाम से। बिपाशा जी अथर्व की बात पर उससे बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। हर भाई का यही फैसला होगा अपनी बहन के लिए, वो भी तब जब वो उसे इतने सालों बाद मिली हो। ये बोलकर वो कुछ पल शांत हो गई। कुछ नौकर आकर उनके लिए चाय नाश्ता रखने लगे। अथर्व बस उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। वहीं रेयान बार बार दरवाजे की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, उसके आने से पहले ही अंतरा को यहाँ से ले जाना होगा, वरना वो कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी करेगा। तभी देविका जी अंतरा को अपने पास बैठाकर अथर्व से बोली, बेटा, हम सब अभी तैयार नहीं हैं अंतरा से दूर होने के लिए। इतने दिनों में ये इस घर की जान बन चुकी है, बिना इसके ये घर और हम सब बहुत अकेले हो जाएंगे। इसलिए बेटा, क्या कुछ दिन और हम अपनी बच्ची को अपने पास नहीं रख सकते? ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो चुकी थी। अंतरा उन्हें उदास देखकर खुद बहुत उदास हो गई और वो फिर अपने भाई की तरफ देखने लगी जो किसी गहरी सोच में था। वहीं रेयान ये सुनकर एकदम आग बबूला हो गया और वो तुरंत खड़े होते हुए सभी से बोला, देखिए, बहुत हुआ आप सबका। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज हम अंतरा को यहाँ से लेकर ही जाएंगे, तो आप सब ऐसे इमोशनल अत्याचार मत करिए क्योंकि हम आप सबकी बातों में नहीं आने वाले। उसकी बातें सुनकर ध्रुव उसे गुस्से से देखते हुए बोला, माइंड योर टंग मिस्टर रेयान, आप ऐसे मेरी फैमिली से बात नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात रही अंतु को यहाँ से ले जाने की, तो आप कोई नहीं होते ही बात डिसाइड करने वाले। अंतु के लिए अभी उसके भाई बहन बैठे हुए हैं। ध्रुव ने उसी लहजे में रेयान को जवाब दिया। रेयान गुस्से से उसे देखने लगा और उसे कुछ कहने को हुआ कि तभी अथर्व की आवाज उस हॉल में गूंजी, ठीक है, मुझे मंजूर है, पर ये बोलकर वो अंतरा को देखने लगा। अंतरा भी उसे ही देख रही थी। वहीं रेयान अथर्व की बात सुनकर गुस्से में उसे देखने लगा तो उधर ओबरॉय परिवार के सब लोग खुश हो गए ये बात सुनकर। और फिर अथर्व ने आगे ध्रुवी की तरफ देखते हुए कहा, पर मैं किट्टू को अकेले यहाँ नहीं रहने दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी उसे नासमझी में देखने लगे। फिर अथर्व ने आगे कहा, मैं ध्रुवी को उसके साथ इसी घर में छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि वो भी अभी दिल्ली में ही रहकर मिस्टर ध्रुव के साथ अपना प्रोजेक्ट कर रही है जिसे कंप्लीट होने में 20 दिन और लगेंगे। इसलिए ध्रुवी को किट्टू के साथ यहीं रखना चाहता हूँ और 20 दिन बाद मैं दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा। अथर्व ने सपाट लहजे में ये बात कही और फिर सभी की तरफ देखने लगा तो ओबरॉय परिवार ये बात सुनकर समझ गए थे कि अथर्व को अब अंतरा के लिए टेंशन हो रही थी। इस वजह से वो ध्रुवी को उसके साथ रहने देना चाहता था। इस बात से ओबरॉय परिवार काफी खुश हो गया क्योंकि वो पहले ही ध्रुवी को ध्रुव के लिए पसंद कर चुके थे और वो लोग चाहते भी थे कि ध्रुवी उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए। और अब ये मौका काफी अच्छा था जिस वजह से परितोष जी फिर बोले, हमें मंजूर है, हमारे लिए अंतरा और ध्रुवी दोनों बच्चियां एक बराबर हैं। उनकी बात पर अथर्व स्माइल करने लगा और फिर बोला, पर एक बात और है, मैं इन दोनों से हर दूसरे दिन मिलने आऊंगा और इन्हें बाहर लेकर घूमने जाऊंगा। उसकी इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं थी, उल्टा सब काफी खुश लग रहे थे। अब वहीं अंतरा खुश होकर अथर्व के सीने से लगते हुए प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू भाई, आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल पहले की तरह। अथर्व उसके सिर को सहलाने लगा और फिर अंतरा उससे अलग हुई। वहीं ध्रुवी ने जब ये सुना था कि उसे यहाँ रहना है अगले 20 दिनों तक, तब से उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी और उसके चेहरे पर एक ना दिखने वाली बड़ी सी स्माइल थी। वो मन ही मन अथर्व को 1000 बार थैंक यू बोल चुकी थी। तो वहीं कुछ ऐसा हाल ध्रुव का भी था, उसके भी चेहरे पर ये जानकर स्माइल थी। वहाँ सब तो खुश लग रहे थे पर रेयान का दिमाग गर्म हो चुका था। वो तुरंत वहाँ से उठते हुए अथर्व से बोला, अथर्व, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे ध्यान से देखते हुए हाँ में सर हिलाकर बाहर गार्डन की तरफ चला गया। वहीं ध्रुवी अंतरा से बातें करने लगी। अंतरा उसे अपनी सारी बीती बातें बताने लगी। उन दोनों को देखते हुए देविका जी बिपाशा जी से मुस्कुराते हुए बोली, हमने इतना तो सोच लिया है कि ध्रुवी ही ध्रुव की जीवन साथी बनेगी, पर काश ऐसा भी हो कि अंतरा भी इसी घर में हमारे दानिश की जीवन साथी बनकर आ जाए। उनकी बात सुनकर बिपाशा जी ध्यान से अंतरा को देखने लगी और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं अंतरा और ध्रुवी दोनों मिलकर बिपाशा और देविका जी से खूब सारी बातें करने लगी। उज्जैन में भारद्वाज विला, अथर्व के दादा दादी दोनों हॉल में बैठे थे। उन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वो दोनों बातें करते हुए नौकरों से किसी चीज की तैयारियां करवा रहे थे। वहीं उनकी बहू सुधा जो ध्रुवी की माँ थी और अथर्व अंतरा की सौतेली माँ थी और वो विधवा थी, पर उन्होंने अपने आप को काफी मेंटेन कर रखा था जिसे लगता ही नहीं था कि वो विधवा थी। वो वहीं सोफे पर बैठी उन दोनों को इतना खुश देखते हुए गुस्से से दांत पीसकर मन ही मन बोली, ये बूढ़ा और ये बुढ़िया खुश तो इतने हो रहे हैं कि कहीं खुशी के मारे ही ना चल बसे। पर फिर उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई और उसने मन में कहा, कोई बात नहीं, आने तो उस लड़की को, आएगी तो इसी घर में ही वापस, और तब उसे इस बार मैं हमेशा के लिए दुनिया से भेज दूंगी। ये बोलते हुए वो मक्कारी से मुस्कुराने लगी और फिर तभी दादाजी के पास अथर्व का कॉल आया। रेयान का क्या होगा अगला कदम जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ देर तक उन्होंने बात की, फिर कॉल कट करके थोड़ा उदासी में बोले, किट्टू अभी नहीं आ रही, उसे अभी यहाँ आने में थोड़ा समय लगेगा। उनकी बात सुनकर दादी जी का भी चेहरा थोड़ा उदास हो गया। तो वहीं सुधा का चेहरा अजीब तरह से बन गया। वो गुस्से और हैरानी में खुद से बोली, ऐसे कैसे वो उसे नहीं लेकर आ रहा? आखिर दिल्ली में चल के रहा है।
ये बोलकर वो वहाँ से उठकर किसी को कॉल करने चली गई। दिल्ली में अब तक शाम हो चुकी थी और रेयान जा चुका था। वहीं अथर्व भी ध्रुवी को अंतरा के साथ छोड़कर ध्रुव और बाकी सबसे मिलकर जा चुका था। वो अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था और उसके चेहरे के भाव अजीब थे। कुछ ही देर में उसकी कार एक फेमस बार के आगे रुकी और वो कार से बाहर निकलकर तुरंत अंदर की ओर गया। वो सीधा उस बार की प्राइवेट एरिया की तरफ गया जहाँ 2 इंसान बैठे थे। वहाँ की लाइट्स डिम थी और टेबल पर वाइन की बॉटल्स रखी हुई थी। एक इंसान किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा अपने वाइन की सिप ले रहा था और दूसरा उसे बैठा देख रहा था। तभी अथर्व उस सोफे पर बैठे इंसान के पास गया और उसे थोड़े गुस्से में बोला, दानिश ओबेरॉय, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वो इंसान कोई और नहीं दानिश था, जिसके चेहरे पर इस समय शैतानी स्माइल थी और वो उसकी बात सुनकर उसे वाइन का सिप लेते हुए बिना इमोशन के देखने लगा। अथर्व दानिश के सामने बैठ गया और उसे देखने लगा। दानिश ने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए वाइन की सिप ली। अथर्व उसे शांत देखकर दोबारा से गुस्से में बोला, मिस्टर दानिश ओबेरॉय, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब दो। दानिश उसे देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, हू आर यू? उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? उसके पीछे का राज मुझे पूरा जानना है। उसकी बात सुनकर दानिश उसे कुछ पल गहरी नजरों से देखते हुए फिर बोला, चलो एक डील करते हैं, तुम उस डील को मान लोगे तब मैं अपने शेयर्स वापस नहीं लूंगा और तुम्हारी कंपनी बच जाएगी। उसकी बात सुनकर अथर्व उससे बोला, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? एक तो तुम्हें सब पहले से पता था, तब भी तुमने इतने समय तक मेरी बहन को मुझसे छुपा कर रखा और अब जब मैं उसे ले जाने वाला था तब तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। आखिर तुम चाहते क्या हो? दानिश उसकी बात सुनकर अपना सर सोफे से टिकाकर कुछ देर तक शांत रहा और फिर वापस उसकी तरफ अपनी गहरी आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हारी बहन मुझे चाहिए और जिसे मैं हासिल करके रहूंगा। अथर्व उसकी बात सुनकर गुस्से में खड़े होते हुए बोला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? उसके लिए मैंने रेयान को पसंद कर लिया है और मैं बहुत जल्द उनकी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला हूँ। रेयान उसे बचपन से चाहता है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर दानिश की पकड़ वाइन ग्लास पर कस गई और वो उसे देखते हुए शातिर स्माइल करते हुए बोला, ओह, तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है, कोई बात नहीं, फिर तो वो बहुत जल्द मेरी बनेगी। उसकी कॉन्फिडेंस भरी बातें सुनकर अथर्व उसे गौर से देखते हुए बोला, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें जब इतने सालों से उसकी सच्चाई पता थी तब भी तुमने उसे हम सबसे क्यों दूर रखा, पर मैंने रेयान से वादा किया है जिस वजह से उसने आज तक शादी नहीं की और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। रेयान खुद किट्टू को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर दानिश ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो आराम से वाइन की सिप ले रहा था। अथर्व फिर से बोला, रेयान अगले हफ्ते सगाई करना चाहता है और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किट्टू को भी मना लूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उसे खुश देखना चाहोगे और उसकी खुशियों में रुकावट नहीं बनोगे। दानिश ये सुनकर सोफे से उठते हुए बिना इमोशन बोला, जरूर, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, पर सिर्फ अपने साथ। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। ये बोलकर दानिश उसे अपनी गहरी आंखों से एक वार्निंग लुक देकर खुद शिवम के साथ उस प्राइवेट एरिया से बाहर निकल गया। वहीं अथर्व उसे जाते हुए देखकर खुद से बोला, सबसे पहले तो मुझे किट्टू को उस जगह से निकालना होगा और उसके लिए रेयान ही मेरी मदद करेगा, क्योंकि मुझे दानिश ओबेरॉय पर कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से निकल गया। वहीं दानिश कार खुद ड्राइव करके पैलेस की ओर जा रहा था। उसका ऑरा अभी भी गर्म लग रहा था। वो काफी स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से वो कुछ ही देर में पैलेस पहुंच गया। वहीं पैलेस के अंदर पैलेस का माहौल अब अंतरा और ध्रुवी के वहां होने से और भी अच्छा हो गया था। इस समय तक रात हो चुकी थी और सभी ने अब डिनर कर लिया था और सबने कुछ देर तक हॉल में बैठकर बातें की और फिर सभी बड़े उठकर अपने अपने रूम में चले गए। ध्रुवी को उन लोगों से एक ही दिन में काफी अटैचमेंट हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग उसे काफी प्यार दे रहे थे। ध्रुव को कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम था, जिस वजह से वो ध्रुवी के साथ स्टडी में था और वो दोनों काम कर रहे थे। ध्रुव ने अपने मन में तय कर लिया था कि वो जल्द से जल्द ध्रुवी को प्रपोज करेगा शादी के लिए, जिसके लिए उसने रिंग भी ऑर्डर कर दी थी और वो अब खुद को उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। ध्रुवी के मन में भी अब ध्रुव के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आ चुकी थी। उसे ध्रुव में एक अच्छा पार्टनर दिखता था जो उसकी रिस्पेक्ट करता था, केयर करता था और हमेशा उसकी प्रॉब्लम्स को भी शेयर करता था। उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ अंतरा भी अपने रूम में आई और वो फ्रेश होने के लिए कबर्ड से अपना नाइट गाउन निकाल रही थी कि तभी उसके रूम के गेट पर नॉक हुआ। अंतरा कंफ्यूज होकर खुद से बोली, अभी कौन आया होगा? ये कहते हुए वो गेट के पास गई और गेट खोला तो वहाँ एक नौकरानी खड़ी थी। अंतरा उन्हें ना समझी में देखने लगी तो नौकरानी अपना सर झुकाते हुए बोली, मैडम, वो छोटे बाबा ने कॉफी लेकर आपको बुलाया है अपने रूम में। अंतरा दानिश का जिक्र सुन थोड़ा हड़बड़ा गई और उसे देखते हुए बोली, पर वो बाहर गए थे ना, क्या वो अभी आए हैं? अंतरा ने उससे पूछा, जिसे सुनकर नौकरानी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी मैडम, वो अभी आए हैं। अंतरा ने फिर कुछ नहीं कहा। उसका दिल वैसे भी धड़क रहा था और वो फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए उसे जाने का इशारा करती है और फिर खुद नीचे चली गई। उसे दानिश से मिलना था और उससे बचपन के बारे में भी पूछना था। वो किचन में गई और बोली, इतनी रात को कोई शैतान ही ये सब पीता होगा और मैं ही क्यों कॉफी बनाऊं? और नौकर भी तो है ना घर में। पर नहीं, उस शैतान को तो मुझे ही परेशान करना होता है। यही सब बड़बड़ाते हुए अंतरा कॉफी बनाने लगी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। वो कॉल उसके भाई अथर्व का था, जिसे देखकर ही उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो एक नजर कॉफी को देखने लगी जो अब तक बन चुकी थी। वो कुछ सोचते हुए एक नौकर से कॉफी मग में डालकर ऊपर दानिश के पास भिजवा देती है और खुद अथर्व का कॉल रिसीव करके अपने रूम में आ गई और अथर्व से बातें करने लगी। उसे अभी अपने भाई से बात करना ज्यादा सही लगा था। उधर दानिश अपने रूम में सारी लाइट्स ऑफ करके बस हल्की डिम लाइट में सर टिकाकर अपनी आंखें बंद किए था। हल्के अंधेरे में उसका ऑरा और भी भयानक नजर आ रहा था। वो अभी बैठा ही था कि उसके गेट पर नॉक हुआ। दानिश गंभीर आवाज में बोला, अंदर आओ। तो एक नौकर कॉफी लेकर संभलते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर, आपकी कॉफी। दानिश उसकी आवाज सुनकर सर्द निगाहों से उसे देखने लगा और अपने हाथ में पकड़े बटन को प्रेस किया, जिससे लाइट्स जल गईं और दानिश उस कॉफी और नौकर को बिना भाव के घूरने लगा। वो नौकर डर से बेहाल हो चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा था वहाँ। दानिश उसे फिर कॉफी टेबल पर रखकर जाने का इशारा करता है। वो नौकर कॉफी रखकर तुरंत वहाँ से चला गया। दानिश उस कॉफी मग को अपने हाथों में पकड़ते हुए खतरनाक आवाज में बोला, सिली गर्ल, तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए उसका चेहरा कठोर हो गया। वहीं अंतरा अपने रूम में अभी भी अथर्व से बात कर रही थी। अथर्व उसे बचपन की कई सारी बातें बता रहा था, जिसे सुनकर अंतरा काफी खुश लग रही थी। अंतरा काफी देर तक अथर्व से पुरानी बातें करती रही। तभी उसके रूम का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला, जिससे अंतरा एकदम से सहम गई और तुरंत दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे पर खड़े इंसान को देखकर वो और भी घबरा गई और उसने हकलाते हुए धीरे से कहा, आप? वहाँ दानिश खड़ा था। उसके हाथों में कॉफी का मग था और उसका चेहरा इमोशनलेस था। वो अंतरा के करीब आने लगा। उसकी आंखें बेरहम थी। वो एक टक अंतरा को किसी से फोन पर बातें करते हुए देख रहा था। अंतरा की पकड़ फोन पर कस गई और वो दानिश को देखने लगी जो उसी के पास आ रहा था। दानिश उसके पास आया और उसके हाथ में फोन को देखते हुए बिना भाव के बोला, किससे बात कर रही हो सिली गर्ल? दानिश को देखकर अंतरा खुद को संभालने लगी, पर तभी दानिश ने अपने हाथों में लिए मग को वहीं तेजी से फ्लोर पर पटक दिया और अंतरा की कमर कसकर पकड़ते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है, आंसर मी। अंतरा एकदम सहम गई उसके ऐसे कप तोड़ने से, जिस वजह से उसके हाथों से फोन छूट गया और वो सीधे फ्लोर पर जा गिरा और अंतरा तुरंत नीचे देखने लगी। उसका फोन अब टूट चुका था। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी दानिश उसे छोड़ते हुए बिना भाव के बोला, अगले 5 मिनट में मुझे दोबारा कॉफी चाहिए और इस बार गलती से भी किसी और के हाथों से मत भेजना, वरना तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। ये बोलकर वो अपने लेदर शूज से उसके फोन को मसलते हुए वहां से चला गया।
वहीं अंतरा अभी भी ऐसे ही खड़ी थी, उसकी आंखें भर आई थी। उसे समझ नहीं आया कि दानिश ने आखिर ऐसा क्यों किया, वो क्यों इतने गुस्से में था। अंतरा नीचे झुककर अपने फोन को देखने लगी जो कुचला जा चुका था। अंतरा से सकते हुए वापस खड़ी हुई और सीधे रूम से बाहर निकल गई। वो ऐसे ही रोते हुए किचन में गई और उसने वापस से कॉफी बना दी। अब तक सभी घर वाले सो चुके थे, जिस वजह से वहाँ कोई नौकर भी नहीं था। अंतरा ने गुस्से से कॉफी बनाई और उसे मग में डाला। तभी उसे वहाँ मिर्ची पाउडर दिखा, जिसे देखकर उसने गुस्से में आकर उसमें से मिर्ची निकाली और 3-4 चम्मच भरकर कॉफी में डालते हुए बोली, बहुत शौक है ना गुस्सा करने का और मुझ पर चिल्लाने का, अब पियो मिर्ची वाली कॉफी और करो गुस्सा। ये बोलते हुए अंतरा उस मिर्ची वाली कॉफी को मग में डालकर ऊपर गई और सीधे दानिश के रूम में बिना नॉक किए चली गई। दानिश उस समय ग्लास विंडो के पास खड़ा था। उसने बिना अंतरा को देखे कहा, बहुत जल्दी आ गई सिली गर्ल, क्या बात है। ये बोलते हुए दानिश मुड़कर उसे देखने लगा जो गुस्से से अपने हाथों में कॉफी लिए खड़ी थी। अंतरा उसे बिना देखे बोली, आपकी कॉफी ये रही, यही चाहिए थी ना आपको। दानिश उसके पास आते हुए नाम में सर हिलाकर बोला, नो सिली गर्ल, मुझे बस यही नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस खुद के पास चाहिए थी। उसकी बात सुनकर अंतरा उसे गुस्से से देखने लगी। वहीं दानिश कॉफी लेते हुए बोला, आगे से ऐसा काम मत करना कि मुझे गुस्सा आए, ओके। अंतरा ने घूर कर उसे देखा और कुछ नहीं कहा, बस उसकी कॉफी पीने का वेट करने लगी। दानिश ने एक नजर उस कॉफी को देखा जिसे देखकर वो टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओह यू आर ऑन फायर सिली गर्ल। उसकी बात सुनकर अंतरा समझ नहीं पाती और दानिश उस कॉफी का सिप लेने लगा। अंतरा बस दानिश की मिर्ची लगने का वेट कर रही थी, उसे दानिश को परेशान देखना था। क्या जान जाएगा दानिश अंतरा की इस हरकत के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दानिश उसे देखते हुए बिना कोई रिएक्शन दिए कॉफी पिए जा रहा था, जिसे देखकर अंतरा कंफ्यूज होकर मन ही मन बोली, कहीं मैंने गलती से मिर्ची की जगह कुछ और तो नहीं डाल दिया, तभी तो इन्हें मिर्ची नहीं लग रही। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा था वो मिर्ची ही थी। वो यही सब सोच रही थी कि दानिश अपनी कॉफी खत्म करके मग को टेबल पर रखते हुए अंतरा की कमर वापस से पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है और बोला, डोंट वरी, तुमने चिली डाली थी और जिसका टेस्ट अभी मैं तुम्हें करवाता हूँ। अंतरा उसकी बात सुनकर एकदम सकपका गई और वो कुछ भी कह या कर पाती उससे पहले दानिश ने उसके होठों को अपने होठों में लगभग भर लिया। अंतरा की आंखें कसकर बंद हो गई और तभी उसे तीखा लगने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और दानिश को खुद से दूर करने लगी। पर दानिश उससे दूर होने के बजाय उसे अपनी गोद में उठाकर अपने बेड पर ले आया और उसे लिटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे डीप किस करने लगा। अंतरा पूरी तरह उसकी बाहों में कैद थी, वो हिलडुल भी नहीं पा रही थी। दानिश उसे तब तक किस करता रहा जब तक कि दोनों के मुंह का टेस्ट एक जैसा नहीं हो गया और अंतरा को अब धीरे धीरे तीखा कम लग रहा था। पर दानिश अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा था। अंतरा की सांस दानिश की सांसों से मिल रही थी, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। वहीं दानिश की पकड़ उसकी कमर पर थी। रूम की लाइट डिम थी और दानिश अंतरा को चूमे जा रहा था। अंतरा की जब सांस फूलने लगी तब जाकर दानिश ने उसे छोड़ दिया। उसके आजाद करते ही अंतरा बेड पर उठकर बैठ गई और तेज तेज लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दानिश गहरी मुस्कुराहट के साथ अंतरा को देखने लगा। अंतरा का चेहरा लाल था, वो अपनी सांसों को नॉर्मल करने में लगी थी। कुछ पल बाद जब उसकी सांसें संभली तब वो गुस्से से दानिश की तरफ घूरने लगी और बेड पर पड़े पिलो को उठाकर दानिश पर गुस्से से फेंकने लगी। दानिश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो पिलो को कैच करते हुए बोला, ओह तो तुम वाइल्ड गर्ल भी हो। अंतरा गुस्से से अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो दानिश, मेरे मुंह में मिर्ची का टेस्ट आ रहा है, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। दानिश ये सुनकर बोला, नो नो सिली गर्ल, इसकी वजह तुम हो। मेरी कॉफी में किसने बोला था तुम्हें वो मिलाने के लिए? हाँ, ये सुनकर अंतरा चिढ़ते हुए बोली, हाँ तो आप मुझे ऐसे जबरदस्ती किस कर सकते हैं, तो क्या मैं आपके साथ इतना भी नहीं कर सकती? दानिश ये सुनकर अंतरा के करीब बेड की तरफ आया और झुककर अंतरा के चेहरे को पकड़ा, जिससे अंतरा कसमसाते हुए बोली, छोड़िए मुझे अपने रूम में जाना है, मुझे नींद आ रही है। दानिश ये सुनकर उसके हाथों को भी पकड़ते हुए बोला, अगर तुम्हें मैं ना छोड़ूं तो क्या करोगी सिली गर्ल? अंतरा तुनकते हुए बोली, तो फिर मैं चिल्लाऊंगी और घर में सबको आवाज लगाऊंगी जिससे सब यहाँ आ जाएंगे और आपको ही डांट पड़ेगी। ये सुनकर दानिश बोला, ओह रियली? अच्छा एक बात बताओ, तुम जब से यहाँ आई हो तुमने देखा कि किसी ने मुझसे जुबान लड़ाई हो? डांटना तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई, ये सच ही तो था। दानिश का रुतबा ही अलग था इस घर में, उससे जल्दी कोई बात करने में भी डरता था। अंतरा का मुंह बन गया और फिर वो दानिश को घूरने लगी। दानिश फिर गहरी सांस लेते हुए उसके माथे को चूमकर बोला, बाय द वे ये रूम साउंड प्रूफ है, तो तुम्हारे चिल्लाने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर अंतरा का मुंह और भी चिढ़ गया और वो खुन्नस में बोली, दानिश आपसे तो बात ही करना बेकार है, सच में। दानिश ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पर अफसोस तुम्हें अब सारी जिंदगी मुझसे ही बात करनी होगी। ये सुनकर तो अंतरा पागल होने वाली थी। दानिश उसके लिए कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अंतरा फिर चुपचाप उसी तरह बैठे बैठे दानिश को घूरने लगी। तभी दानिश बोला, तुम चुप रहा करो, ज्यादा अच्छी लगती हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझे इरिटेट करती है सिली गर्ल। इस बात पर अंतरा और भी ज्यादा मुंह फुलाकर बोली, क्या कहा आपने? आपको मेरी आवाज से इरिटेशन होती है? अरे जाकर घर वालों से पूछिए, जब मैं सुबह सुबह आरती करती हूँ तब वो सारे लोग कितने खुश हो जाते हैं और मेरी कितनी तारीफ करते हैं। इस पर दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, पर मेरे सामने तो तुम लड़ाई करती हो, मुझसे बहस करती हो, मुझे उल्टे सीधे जवाब देती हो, इसलिए मैं इरिटेट होता हूँ। ये कहकर दानिश फिर आगे सख्त आवाज में बोला, इनफ, अब एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अंतरा खामोश हो गई और फिर दानिश ने उसे कुछ पल देखते हुए उसे छोड़ दिया और खुद रूम से अटैच स्टडी रूम में चला गया। इधर दानिश के छोड़ते ही वो तुरंत अपने रूम में जल्दी से चली गई। अगली सुबह अंतरा का रूम। अंतरा की आंखें धीरे धीरे खुली और वो बासी लेते हुए बेड पर उठकर बैठ गई। तभी उसकी नजर वॉल क्लॉक पर गई जिसमें सुबह के 9 बज रहे थे। अंतरा एकदम से चौंक गई और जल्दी से बोली, हे भगवान, इतनी देर तक? पर मैं कैसे सो सकती हूँ? डेली तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, पता नहीं दादी और बाकी सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अंतरा यही सब बुदबुदाते हुए तुरंत वॉशरूम में चली गई। कुछ समय बाद नीचे डाइनिंग एरिया में वहाँ इस वक्त घर के सभी लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। दानिश आज वहाँ था और वो अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ टेबल को घूर रहा था। वहीं दानिश को आज वहाँ बैठा देखकर शिशिर जी उसे ताना देते हुए बोले, लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है, तभी तो हमें हमारे साहबजादे के दर्शन हो रहे हैं, वरना तो हम सबकी आंखें तरस जाती हैं देखने के लिए। उनकी बात पर देविका जी उन्हें घूरने लगी और बाकी सभी मुस्कुरा उठे, पर दानिश बिना कुछ रिएक्ट किए चुपचाप अपनी कॉफी पी रहा था। तभी देविका ने कहा, बहू जाकर देखो कहीं ध्रुवी ने अपने आप को चोट न पहुंचा ली हो हमारे लिए नाश्ता बनाने के चक्कर में। उनकी बात पर विपाशा जी कुछ कहती कि उससे पहले ही ध्रुवी और अंतरा दोनों साथ में नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर निकली और उनके पीछे कुछ सर्वेंट्स भी नाश्ते का बोल लिए बाहर आए और डाइनिंग टेबल पर सजाने लगे। अंतरा और ध्रुवी दोनों को साथ में देखकर ही देविका जी के दिल में अरमान जगने लगे। असल में ध्रुवी ने आज कहा था कि वो आज अपने हाथों से स्पेशल नाश्ता बनाकर सबको खिलाएगी, जिसे सुनकर सभी ने पहले तो मना किया क्योंकि उनके यहाँ कई सारे कुक और शेफ थे। पर ध्रुवी के अपनेपन को देखकर किसी ने कुछ ज्यादा बहस नहीं की, बस हाँ में सिर हिला दिया। और फिर जब अंतरा नीचे आई तब वो भी ध्रुवी की मदद के लिए सीधे किचन में चली गई।
और अब दोनों ने नाश्ता बना लिया था, जिस वजह से वो बाहर आई थी। उन्हें देखकर सभी स्माइल करने लगे, पर दानिश अभी भी सिर्फ कॉफी को घूर रहा था। फिर नौकर ने सभी के लिए ब्रेकफास्ट लगाया। बिपाशा जी ध्रुवी और अंतरा दोनों को ही बैठने को बोली। ध्रुवी ध्रुव की चेयर के पास थी, जिस वजह से ध्रुव ने जल्दी से उसे सीट ऑफर की। ध्रुवी भी उसी के पास बैठना चाहती थी, जिस वजह से वो स्माइल करते हुए वहां बैठ गई। अंतरा अभी भी खड़ी थी। वहां 3 चेयर खाली थी जो दानिश के पास वाली थी। दानिश जो कि देख कॉफी को रहा था, पर ध्यान उसका बस एक इंसान पर था जो अभी भी ऐसे ही खड़ी थी। ये देखकर दानिश ने थोड़ा मजबूती के साथ अपने मग को टेबल पर रखा और बिना भाव के सीधे अंतरा को देखने लगा। अंतरा दानिश के ऐसे सबके सामने खुद को घूरता देखकर थोड़ा हड़बड़ा गई, तो दानिश उसे घूरते हुए अपनी साइड की खाली चेयर हल्के से आगे किया। अंतरा का मुंह बन गया और तभी शिशिर जी अंतरा को देखते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तुम्हें नाश्ता नहीं करना क्या? अंतरा ये सुनकर हड़बड़ाते हुए फिर दानिश की साइड की चेयर पर बैठ गई और बोली, जी करना है ना, मैं तो बस ऐसे देख रही थी कि किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। तभी दानिश नीचे से अपने पैरों को उसकी चेयर के पास ले गया और उसकी चेयर को थोड़ा सा और अपने चेयर के करीब खींच लिया। अंतरा की चीख निकलते निकलते बची और पूरी तरह डर से भर गई दानिश की ऐसी हरकत से। सामने बैठी ध्रुवी अंतरा के परेशान चेहरे को देखकर बोली, क्या हुआ किट्टू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? उसकी इस बात को सुनकर सभी अंतरा की तरफ देखने लगे। वहीं अंतरा मन ही मन अब दानिश की हरकतों से उसे मार डालना चाहती थी। दानिश भी उसकी तरफ बिना भाव के देखने लगा। अंतरा अपने ब्रेड कटलेट का पहला बाइट मुश्किल से लेते हुए बोली, नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर फिर सभी वापस से नाश्ता करते हुए ध्रुवी की तारीफ करने लगे। ब्रेड कटलेट ध्रुवी ने बनाया था, जो काफी ज्यादा टेस्टी था और उसकी तारीफ सभी घर वाले करने लगे। ध्रुवी को काफी अच्छा लगने लगा और वो सभी को प्यार से शुक्रिया बोली। पर उधर अंतरा की हालत खराब थी। दानिश जब उसके साथ डाइनिंग टेबल पर होता था तब अंतरा उससे परेशान हो जाती थी। इस समय अंतरा का एक हाथ दानिश के एक हाथ में कैद था। टेबल के नीचे अंतरा उससे अपना हाथ छुड़वाने में लगी थी और सबके सामने जबरदस्ती हंसते हुए धीरे धीरे नाश्ता कर रही थी। दानिश अपने स्पून को बोल में राउंड राउंड करते हुए टेढ़ी स्माइल कर रहा था। तभी दानिश अंतरा के हाथों को तेजी से पकड़ते हुए सहलाने लगा। अंतरा ने कसकर अपने होंठ भींच लिए और मन ही मन दानिश को लाखों बार कोसने लगी। उससे खाया नहीं जा रहा था, पर वहीं दानिश बिल्कुल कैजुअल था। अंतरा फिर हिम्मत करते हुए धीरे से दानिश से बोली, आप चाहते क्या है मुझसे दानिश? क्यों ऐसे मुझे परेशान कर रहे हैं? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। अंतरा नीचे से अपना हाथ छुड़ा रही थी। वहीं दानिश उसकी बातों को सुनकर कैजुअली बोला, क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। कैन यू रिपीट इट? ये सुनकर अब अंतरा पागल होने वाली थी। तभी देविका जी ने अंतरा से कहा, बेटा क्या तुमने दानिश से कार चलाना सीख लिया या अभी सीख रही हो? ये सुनकर अंतरा धीरे से बोली, हाँ दादी अभी सीख रही हूँ, पर जल्द ही सीख जाऊंगी। ये सुनकर शिशिर जी ने दानिश से कहा, दानिश तुम अंतरा को अच्छे से कार चलाना सिखा दो, जिससे अंतरा खुद अकेले ट्रैवल कर सके। दानिश ने बिना इमोशन सिर्फ अपना सर हल्के से हिलाया और फिर अपनी चेयर से उठते हुए बोला, अगर तुम आज रात फ्री हो तो आज रात से ही प्रैक्टिस करेंगे। ये बोलकर उसने अंतरा को देखकर एक स्माइल की और वहां से चला गया। उधर अंतरा उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से जाते देख रही थी और फिर उसने अपना हाथ देखा जिसे पूरे वक्त दानिश ने पकड़ रखा था। अंतरा चिढ़ में नाश्ता करते हुए मन ही मन बोली, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? बचपन में आप कितने अच्छे थे, मुझे परेशान नहीं करते थे, पर अब आप बहुत बुरे हो चुके हो दानिश, बहुत बुरे, समझे आप? ये कहते हुए वो अपना नाश्ता करने लगी। वहीं ध्रुवी उन सबको देख रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो उस परिवार के अपनेपन से बहुत खुश थी। उसे अपनी बहन के लिए काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद ध्रुव और ध्रुवी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। दानिश आज खुद कॉलेज जा रहा था, जिस वजह से अंतरा उसके साथ मजबूरी में बैठी थी और कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। अंतरा ने अभी दानिश से अपने बचपन की कोई बात नहीं पूछी थी, क्योंकि उसे अभी कुछ पूछना ठीक नहीं लगा। दानिश की शादी वाली बात सुनकर ही उसका दिमाग पूरा हिल चुका था। तो क्या हाँ बोलेगी अंतरा दानिश से शादी करने के लिए? और क्या करने वाला है दानिश? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।